हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम फॉर लूप के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। और आज का टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि फॉर लूप एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपको बार बार यूज आएगा, चाहे आप छोटी से छोटी चीज में उसका यूज करो या बड़े से बड़े डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स बनाइए, फॉर लूप आपको हमेशा ही काम आएगा। तो आज की क्लास में फॉर लूप क्या होता है उसको समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों को हम थ्योरेटिकली तो समझेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोड करके समझना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और आज की क्लास का नोट्स आप लोग जरूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जहां पे भी आप अटकेंगे ना, कि नोट्स ही होते हैं जो हमेशा हमें यूजफुल होते हैं और हमेशा हमें काम आते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नोट्स कैसे आपको डाउनलोड करना है आज की इस क्लास का, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो मोटिवेटेड रहिएगा और फोकस के साथ आज का लेक्चर देखिएगा, क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चंस करेंगे और मजा जरूर आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द आई स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर, और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी, और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में, और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ, और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है।
अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में पढ़ने वाले फॉर लूप्स के बारे में। इसके पहले लेक्चर नंबर 8 में वाइल लूप क्या होता है इसको हमने काफी डिटेल में कवर किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम लोग जो सेकेंड टाइप ऑफ लूप होता है पाइथन में, जिसको फॉर लूप बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लूप क्या होता है, लूप के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। अब जब फॉर लूप्स की हम लोग बात करें तो द फॉर लूप इन पाइथन इज इंडीड यूज्ड टू इटरेट ओवर सीक्वेंसेस। इसका मतलब ये कि वाइल लूप जो है वो हम इनफाइनाइट टाइम्स चला सकते थे, लेकिन फॉर लूप जो है ऐसे इटरेटिव चीजों के लिए वर्क करता है, जैसे कि हो गया आपका लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरीज और एक पर्टिकुलर रेंज के साथ ये जो है फॉर लूप वर्क करता है। इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ईच आइटम इन द सीक्वेंस। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे लूप्स की कंडीशन होती है, ठीक इसी तरीके से फॉर लूप काम करता है। और फॉर लूप जो है लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज, रेंज, इन सारी चीजों के लिए फॉर लूप बेसिकली वर्क करता है। अब हमने ये देखा था कि जो वाइल लूप होता है इसको तो हम इनफाइनाइट टाइम चला सकते हैं, लेकिन जो फॉर लूप होता है इसको हम लोग डेफिनाइट टाइम्स चला सकते हैं। इसका मतलब ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आपका लूप जो है वो वर्क करेगा। अब फॉर लूप के बारे में हमने थ्योरी पार्ट जाना है, लेकिन अब इसको आज के इस सेशन में डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं और सीखते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। सो लेट्स मूव इनटू द जुपिटर नोटबुक। ओके, सो हियर इज आवर जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग फॉर लूप के कई सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, जब तक हम लोग इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस तो डेफिनेटली फॉर लूप आसानी से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे फॉर लूप से रिलेटेड, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले फॉर लूप में यहाँ पे हम अगर इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझें तो फॉर लूप की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, इन अ पाइथन फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और रेंज में इटरेशन के काम आता है। तो सबसे पहले ना मैं एक आपको लिस्ट बना के दिखा रही हूँ। लिस्ट मैं आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप समझो लिस्ट क्या होता है। आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको लिस्ट भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी अगर हम लोगों को जानना है तो कोई भी, मान लो आपके पास ए नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर आपको एक से ज्यादा आइटम्स को अगर एक साथ स्टोर करना है तो आप यहाँ पे लिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर मैं कितने भी आइटम्स, कितने भी नंबर्स अगर डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और इस नंबर नाम से जो वेरिएबल है इसके अंदर एक लिस्ट बना रही हूँ। इस लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ये जो नंबर्स मेरी लिस्ट में इस तरीके से लिखे हैं 1 2 3 4 5, मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट में हो क्या, इस लिस्ट में मैं चाहती हूँ कि मेरा फॉर लूप चले और मेरा जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट कैसा होना चाहिए, 1 एक लाइन में आए, 2 दूसरी लाइन में, 3 अलग लाइन में, देन 4 और 5। हर चीज मेरे को इस तरीके से आउटपुट अपना प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर्स नाम से मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फॉर लूप अगर चलाऊंगी तो सबसे पहली बार मेरा लूप चलेगा 1, राइट। तो पहली बार लूप चला, इसको यहाँ पे मिला नंबर 1, तो ये नंबर 1 को प्रिंट करा देगा। फिर अगली बार हमारे पास लूप चलेगा तो यहाँ नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार लूप चलेगा, नंबर 3 प्रिंट होगा। फिर लूप चलेगा, नंबर 4 प्रिंट होगा। और फिर यहाँ पे लूप चलेगा, फिर नंबर 5 प्रिंट होगा। इस तरीके से इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उसको मेरे को क्या करना है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से मेरा आउटपुट आए, इस तरीके से मेरे को यहाँ पे लूप चलाना है।
तो अब इसके लिए क्या करें, तो नंबर्स नाम से हमने यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो तो बना ली। अब इसमें चलाना है हमें लूप। और कौन सा लूप चलेगा, देखो जब लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी या रेंज की बात होती है तो वहां पे फॉर लूप चलता है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप में क्या लिखना है हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं आई नाम से, फॉर आई इन नंबर्स, राइट। अब ये नंबर्स नाम से हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, लूप चलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन नंबर्स। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जैसे लूप चलेगा एक एक वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आप लूप पे सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे आई। अब मैं इसको रन करती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया और जो हमें चाहिए था 1 2 3 4 5 अलग अलग लाइंस में वो मिल गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, सबसे पहले लूप चला 1 के पास गया, जैसे ही 1 के पास गया हम इसके अंदर आए, प्रिंट हो गया 1। फिर दोबारा लूप चला, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो गया क्या 2, फिर से लूप चला तो प्रिंट हो गया 3, फिर से लूप चला प्रिंट हुआ 4, फिर से लूप चला और प्रिंट हो गया यहाँ पे 5। तो इस तरीके से फॉर लूप जो है एक पर्टिकुलर लिस्ट के साथ में काम करता है। तो अभी हमने देखा एग्जाम्पल लिस्ट का। अब कुछ लोग के मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि चलो लिस्ट के साथ तो सब समझ गए, अब मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है मान लो स्टूडेंट नाम का। अब मैं इसमें क्या चाहती हूँ आउटपुट, मैं चाहती हूँ आउटपुट ऐसा हो कि एक लाइन में STUDENT ऐसे अलग अलग लाइंस पे ये हमारे पास आउटपुट आए। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए भी हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोड। तो अब क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कि मैं एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ और स्ट्रिंग का नाम मैं लेट्स सपोज एक यहाँ पे n नाम का वेरिएबल ले रही हूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग बना दे रही हूँ। स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखी हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद मैं फॉर लूप चला रही हूँ अगर, तो फॉर आई इन n, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं आई को। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है हमारे पास अलग अलग तरीके से लिख के आ चुका है। तो ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं लिस्ट का, स्ट्रिंग का। आगे चल के टपल और डिक्शनरी में भी लूप लगा के देखेंगे। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास बच रहा है कि रेंज क्या होता है यहाँ पे, राइट। तो अब मान लो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ना आपको 0 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं आपको वो सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रेंज दे दी कि 0 से लेके 10, मतलब एक रेंज आ गया 0 से लेके 10। अब जितने भी नंबर्स हैं 0 से 10 तक वो सारे आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक रेंज नाम से कीवर्ड जो है वो यूज होता है। कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, और ये रेंज हमें कहाँ तक चाहिए, रेंज हमें चाहिए होगा 11 तक। लेकिन मैम आप तो 0 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हो, आपका जो आउटपुट आप चाहते हो वो ये चाहते हो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आए, लेकिन आप यहाँ 11 क्यों दिख रहे हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 11 लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप 0 से लेट सपोज मान लो अगर 10 तक चाहते हो तो आपको +1 करके यहाँ पे देना पड़ेगा। हम यहाँ पे देंगे 11, तब जाके हमारा 0 से लेके 10 तक ये चलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे 0 भी काउंट हो रहा है ना, इसलिए 0 से लेके हम लोगों को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 11। तो जब भी आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो 0 से 10 तक चले तो आपको देना पड़ेगा 11। अगर आप चाहते हैं कि 0 से लेके 25 तक चले तो आपको यहाँ पे देना पड़ता रेंज के अंदर 26, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद ये लूप हमें चलाना है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं किसको, आई को। अब मैं इसको रन करती हूँ तो हम लोगों को यहाँ पे 0 से लेके 10 तक मिल गया। कैसे हुआ इस लूप में काम, सबसे पहले 0 से शुरुआत हुई तो प्रिंट हो गया 0, फिर लूप +1 हुआ तो फिर प्रिंट हो गया 1 2 3 4, ऐसे करके हमारे पास टोटल 10 तक आ गया। अब यही क्वेश्चन है, मैं सेम कोड को कॉपी कर रही हूँ और इस कोड को मैं नीचे वाली लाइन में पेस्ट कर रही हूँ। अब मेरे को 25 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 25 + 1 एक बढ़ा के लिखूंगी, मतलब 26। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देख सकते हैं 0 से लेके 25 तक सारे जो हमें नंबर्स चाहिए थे वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे इजिली आ चुके हैं। तो इस तरीके से काम करता है यहाँ पे फॉर लूप रेंज के साथ में। अब ना दिमाग में एक क्वेश्चन आप लोग के स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बात तो चलो समझ में आ गई, 0 से लेके 25 तक प्रिंट कराना है तो सारे नंबर्स प्रिंट हो गए, लेकिन मैं तो 0 से नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि नंबर जो है ना 5 से लेके 25 तक प्रिंट हो। मेरे को 0 1 2 3 4 ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नंबर्स, मैं 5 से 25 का रेंज चाहती हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग इस तरीके का रेंज दे पाए।
तो येस डेफिनेटली ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम इस तरीके का रेंज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर, और जो आपको आई लिखते हैं यहाँ पे फॉर, जैसे अभी तक हमने यहाँ पे देखो तो क्या यूज किया है, फॉर आई इन रेंज, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हमेशा आई लिखो, आप यहाँ पे कोई और भी कीवर्ड लिख सकते हो, राइट। मतलब कीवर्ड इन द सेंस कोई और भी आप लेटर यहाँ पे लिख सकते हो या वर्ड लिख सकते हो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देती हूँ फॉर एक्स इन रेंज, और अब यहाँ पे रेंज में दे देती हूँ, लेट्स सपोज मान लो 5 से लेके 26। जब मैं 26 दूंगी तभी ये 25 तक प्रिंट होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कोलन, और इसके बाद प्रिंट करवा देते हैं हमारे इस एक्स को। अब जैसे ही देखो मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ इस कोड को, तो ये कहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ। अब रेंज यहाँ पे 5 से था तो ये 5 से स्टार्ट हुआ है, और एंड कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 25 में जाके एंड हुआ है। तो जहां तक भी आपको चाहिए, अगर आपको 25 तक चाहिए तो लास्ट वाला नंबर आपको एक बढ़ा के देना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम करता है यहाँ पे हमारा रेंज। इसी तरीके से आप जो भी रेंज यहाँ पे देना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग इसको कर लेते हैं 15 से शुरू हो और चले कहाँ तक, तो लेट्स से हम चाहते हैं कि ये चले 36 तक, मतलब 35 तक चले, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया 36 एक बढ़ा के। तो अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगी तो 15 से 35 तक सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसे काम करता है फॉर लूप। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखते हैं हम लोग। अभी तक तो फॉर लूप समझ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ के बारे में सुना हुआ है, राइट। इफ कंडीशन को लगाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप और इफ कंडीशन दोनों को कंबाइन करके। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देती हूँ कि अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप और इफ कंडीशन दोनों को एक साथ। सो फॉर लूप एंड इफ कंडीशन। अब देखो, अब आपके पास आपको करना क्या है यहाँ पे कि लेट्स सपोज मान लीजिए आपके पास में ना नंबर्स जो हैं, लेट्स से 0 से लेके 25 तक सारे जितने भी नंबर्स हैं उसमें से 0 से लेके 25 तक कितने आपके कौन कौन सा नंबर इवन नंबर है वो आपको प्रिंट कराना है। 2 इवन नंबर है, 4, 6, 8, राइट, अप टू कहाँ तक, 24 तक। तो ये जितने भी इवन नंबर्स हैं ये हम आपको प्रिंट करवाने हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 से 25 का रेंज है तो हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर लूप के लिए फॉर और आई इन रेंज। अब जो रेंज रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो। तो अब जो यहाँ पे लेट्स सपोज रेंज हमारी होने वाली है वो नंबर्स क्या चाहिए थे हमें, 0 से 25। तो यहाँ पे मेरे को एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी 0 से लेके 26 तक, ताकि मेरा लूप में 25 तक नंबर यहाँ पे आ पाए। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, तो अब यहाँ पे ये लूप तो आपका चल गया। अब आपको इफ कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि हर एक नंबर में से कौन कौन सा नंबर इवन है। तो हमको पता है कोई भी नंबर इवन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो इवन होगा, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, वो तो वो ऑड होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ जो भी हमारा नंबर आएगा आई के अंदर मॉड्यूलस 2, मतलब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए द नंबर इज इवन, और यहाँ पे पास करवा देते हैं आई को। अब रन करते हैं तो आप देखिए 0 से 26 के बीच में 24 तक आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स इवन है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, पूरे के पूरे इवन नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का फ्लो थोड़ा सा समझना कि ये कैसे काम किया है। सबसे पहले हम लोग थे फॉर लूप में, ठीक है। ये फॉर लूप 0 से लेके 25 तक चलेगा। तो सबसे पहला नंबर आई की सबसे पहले वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0। अब उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 0 हुई तो हम आ गए इस इफ कंडीशन के अंदर। अब इस इफ कंडीशन के अंदर आए तो लिखा है 0 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0। क्या 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा क्या, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर हो गया इवन, और यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। अब फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 से बढ़ के +1 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब आई की वैल्यू हो गई 1, लेकिन 1 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। फिर से लूप चला। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका द नंबर इज इवन 2, ठीक है। फिर लूप चला। अब 3 आ गया। 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर से लूप चला। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब इसके बाद हम लोग आए इस इफ कंडीशन के अंदर।
अब इस इफ के अंदर जैसे ही है तो 4 को जब आप 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ये वैल्यू ट्रू हो गई और जैसे ही इफ कंडीशन की स्टेटमेंट ट्रू हो गई हम अंदर आ गए और प्रिंट हो गया द नंबर इज इवन। ऐसा करते करते तक 24 तक यहाँ पे हमारे पास लूप चलेगा और सारे इवन नंबर्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये था कि कैसे आप फॉर लूप और इफ कंडीशन को एक साथ अप्लाई करते हैं। अब मान लो आपको फॉर लूप इफ कंडीशन के साथ साथ आपको एल्स कंडीशन भी कैसे काम करती है ये भी अगर देखना है तो हम एक काम इसमें करते हैं। सेम कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं एक एल्स वाला ब्लॉक लगा देती हूँ और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देती हूँ द नंबर इज ऑड, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे द नंबर इज ऑड प्रिंट करवा देते हैं और कॉमा लगा के आई लिख देते हैं, कॉमा आई। अब रन करते हैं तो देखो सबसे पहले जब यहाँ पे लूप चला हमारे पास तो आई की वैल्यू थी 0। अब इसके बाद हम लोग आ गए इस इफ कंडीशन के अंदर। अब 0 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे प्रिंट हो गया द नंबर इज इवन, ठीक है। अब फिर से लूप चला, अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई यहाँ पे हम इसके बाद इस इफ कंडीशन के अंदर आए। इस इफ कंडीशन के अंदर आए तो 1 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे, इफ के बाद जो लिखा हुआ है हमारा एल्स ब्लॉक, हम एल्स में चले गए और क्या प्रिंट हो गया, द नंबर इज ऑड और यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लूप है काम करता है और फॉर लूप के साथ में इफ एल्स स्टेटमेंट का भी कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ तक देखा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम सब ने स्कूल में ना ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया है, 5 का टेबल, राइट। 5 1 5, 5 2 10 एंड सो ऑन, 5 into 10 इक्वल्स टू 50, राइट। अब यही टेबल हम लोगों को बनाना है पाइथन में फॉर लूप की मदद से। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो ऐसे बनेगा, 5 1 5, 5 into 2 इक्वल्स टू 10, 5 into 3 इक्वल्स टू 15, 5 into 4 इक्वल्स टू 20 और ऐसे करते करते 5 into 10 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे देखो अब हम लोगों के पास 5 जो है वो तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि हमेशा आप 5 का टेबल लिखेंगे तो उसमें पहली चीज तो 5 ही होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा इंटू 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, 1 उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 4, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चला देंगे लूप, और जैसे ही हम लूप चलाएंगे तो 5 1 ज़र, फिर अगली बार लूप चलेगा तो 2 ज़ा, फिर लूप चलेगा तो 3, फिर लूप चलेगा तो 4 ज़ा। तो इस तरीके से लूप हमारा कंटिन्यूअसली यहाँ पे काम करेगा। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एंटर द नंबर। जैसे अभी मान लो मैं 5 का टेबल बना रही हूँ, अब जरूरी तो नहीं है ना कि कोई 5 का ही टेबल बनाए, हो सकता है किसी को 10 का टेबल जानना हो, किसी को 25 का, किसी को 135 का। तो हम लोग यहाँ पे यूजर से ही पूछ लेते हैं कि तुम भाई कौन से नंबर का टेबल यहाँ पे चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये टेबल बनाने वाला एक छोटा सा कोड जो है यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग पाइथन। सबसे पहले यूजर से पूछते हैं कि भाई तुम कौन से नंबर का टेबल चाहते हो। तो मैं यहाँ पे नंबर नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसमें मैं लगा रही हूँ इंट इनपुट, और यूजर से डायरेक्ट इनपुट लेते हैं कि कौन से नंबर का तुमको टेबल चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एंटर अ नंबर टू जनरेट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, टू जनरेट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यूजर हमको नंबर दे दिया तो वो नंबर को साथ में हमको लेके क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रिंट करवाना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं द मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे टेबल ऑफ, ठीक है। और जो भी हमारा नंबर यहाँ पे यूजर दिया है वो नंबर को यहाँ पे पास कर लेते हैं। इतना बस रन करके दिखाती हूँ अभी। तो जैसे मान लो यूजर ने नंबर दिया है 5 का टेबल चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। अब आगे का काम करते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को यहाँ पे काम ये करना है, सबसे पहले तो फॉर लूप चलाना है। कहाँ तक, तो फॉर आई इन रेंज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और रेंज अब मेरे को कहाँ तक चाहिए, 5 10 तक, राइट। तो मेरा लूप जो है वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, 5 1 5 से लेके 5 into 10 50 तक। तो अब मैं यहाँ पे रेंज लिखूंगी 1 और मेरे को चाहिए कहाँ तक, 10 तक।
10 तक चाहिए तो यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा, एक बढ़ा के डालते हैं तो यहाँ डालना पड़ेगा 11। फिर लगाएंगे यहाँ पे हम लोग कोलन और फिर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट क्या कराना रहेगा हमें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो भी नंबर यूजर ने दिया है हमें वो प्रिंट कराना रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट के लिए हम लोग F का यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे F का हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हमको सिंबल चाहिए, तो यहाँ पे मैं x का सिंबल यहाँ पे डाल रही हूँ। और हमें चाहिए i, ये जो लूप हमारा चल रहा है ना 5 1 जा 2 जा 3 जा, तो ये i की वैल्यू है बेसिकली। और इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ लिखेंगे i, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग इसको क्लोज कर देंगे अपने डबल इन्वर्टेड कॉमास को। तो यहाँ पे 2 बार लग गया इसलिए एरर आ गया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा हमें यहाँ पे एक बार लगाना है। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर रही हूँ और डबल इन्वर्टेड कॉमा है हमारे पास 2 बार और इसके बीच में हम लोग इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। एंड हियर इज आवर डबल इन्वर्टेड कॉमा। सो लेट मी जस्ट डू दैट करेक्शन हियर। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है हमारा और इसके बाद हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं जो हमें प्रिंट चाहिए। अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रही हूँ, तो मैंने एंटर किया। अब यहाँ देखो 5 1 से लेके 5 10 तक प्रिंट हो गया। अब इसका प्रोग्राम का फ्लो समझना, कैसे ये चीज वर्क की है। सबसे पहले देखो ये तो समझ में आ ही गया था मल्टीप्लिकेशन 5 तक। अब सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप में रेंज लगा i 1 से लेके 11 तक। तो सबसे पहले फॉर लूप में i की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जैसे ही हम इसके अंदर आए फॉर लूप में तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। नंबर क्या दिया था यहाँ यूजर ने 5 इंटू i की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 5 1 जा 5, नंबर मतलब हो गया 5 और मल्टीप्लीकेशन 1, तो 5 1 जा 5। फिर से लूप चला। अब लूप की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 2। तो जैसे ही i की वैल्यू 2 हुई तो नंबर तो 5 ही था, i की वैल्यू हो गई 2 और 5 इंटू 2 हो गया आपका यहाँ पे 10। तो ऐसे करते करते आपका लूप जो है वो 10 तक चलेगा और यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज जो है 5 1 जा 2 जा इस तरीके से वैल्यूज मिल गई। अब कोई और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है तो वो भी नंबर आप डाल सकते हो। मान लो मेरे को 12 का टेबल चाहिए, तो आपके पास में यहाँ पे 12 का पूरा टेबल बन के आ गया। अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, मान लो 1 5 8 9 का मैं टेबल चाहती हूँ, तो वो भी अब आपके पास यहाँ पे बन के आ गया। तो इतना छोटा सा प्रोग्राम है, 4 लाइन का प्रोग्राम है, लेकिन ये एक मल्टीप्लिकेशन टेबल कैलकुलेटर की तरह बन गया, जहां पे आप कितना भी बड़ा नंबर डालो और 1 सेकेंड में देखो आपको उसका पूरा टेबल बन के मिल जाएगा, राइट। स्कूल में बहुत रटना पड़ता था हम लोग को, याद वाद नहीं होते थे टेबल, लेकिन अभी देखो पाइथन में 4 सिंपल सा कोड लिख रहे हैं, रन कर दे रहे हैं, ये वर्क कर गया। तो यही बहुत खूबसूरती है पता है कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कि रटना नहीं पड़ता। यहाँ पे समझा, एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, अब तुम दुनिया का कोई भी नंबर मुझे ला के दे दो, उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल 10 तक का यहाँ पे इजिली बन गया है, राइट। तो ऐसा था यहाँ पे ये क्वेश्चन और इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। जब तक आप खुद से अपना जुपिटर नोटबुक खोल के सॉल्व नहीं करोगे ना, कोडिंग करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। कभी कभी कोडिंग ऐसा लगता है कि अरे हमसे होगी नहीं होगी, बनेगा क्वेश्चन की नहीं बनेगा, लेकिन जब एक बार करना शुरू करोगे ना खुद से और मजा आने लगेगा, तो वो मजा कॉन्फिडेंस सब कुछ तभी आता है जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो एक काम करना, अभी तो मैंने आपको ये 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया है, आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हो कि अपना आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल 10 तक है, इसका रेंज अलग अलग तरीके से बना के देखना, 15 से लेके 35 के रेंज में बना के देखना, राइट। तो अलग अलग इसमें नंबर्स खुद से जब तक डाल के थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं करोगे ना, कोड में मजा नहीं आएगा। तो इस चीज को अलग तरीके से एक बार सॉल्व करके देखना। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो एक बहुत बढ़िया सा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। ये क्वेश्चन जब आप खुद से बना लोगे ना, तब सच में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और चेहरे में एक स्माइल भी आएगी अगर आप बिगिनर हो तो, कि चलो अब क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर टास्क्ड विथ क्रिएटिंग अ पाइथन प्रोग्राम टू असिस्ट शॉपर्स इन कैलकुलेटिंग देयर टोटल बिल एट अ ग्रोसरी स्टोर।
अब हम लोग देखो जैसे ग्रोसरी स्टोर्स जाते हैं, लेट्स सपोज हम रिलायंस जियो या जियो मार्ट या कोई भी लेट्स सपोज शॉपिंग के लिए जाते हैं, बिग बाजार, कोई भी प्लेटफॉर्म, डी मार्ट, तो वहां पे होता क्या है, हम ट्रॉली में अपना सामान लेके जाते हैं, उसके बाद हम बिलिंग सेक्शन पे जाते हैं, एक एक सामान निकाल के देखते हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और अपने आप एक बिल बन के हमारे पास आ जाता है। अगर किसी में कुछ डिस्काउंट होता है तो वो भी कैलकुलेट अपने आप यहाँ पे हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम बिल्ड करना है, जहाँ पे हम लोगों को यूजर से पूछना है कि भाई आप क्या-क्या आइटम खरीदना चाहते हो? जैसे कोई यूजर अगर मान लो 10 आइटम खरीदना चाहता है तो कोई 15 खरीदना चाहता होगा। तो सबसे पहले हमें यूजर से ये इनपुट लेना है कि आप कितना आइटम खरीदना चाहते हो। अब 10 आइटम्स जैसे यूजर ने खरीदे तो इन 10 आइटम्स की अलग-अलग वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है कि उसने पहला एक टी-शर्ट खरीदा हो जो 699 रुपीस का हो। फिर उसके बाद हो सकता है उसने एक खरीदा हो लेट्स सपोज कोई भी लेट्स सपोज हेयर के लिए लेट्स सपोज उसने शैम्पू खरीदा हो, इसका प्राइस हो सकता है 799। तो हर एक प्रोडक्ट का आइटम का अलग-अलग प्राइस लेना है और सारी प्राइस का टोटल करना है। अब जैसे मान लो इसका जो टोटल बिल है वो 159930 का ऐसा कुछ बिल बना, राइट? लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये तो आपको कैलकुलेट करना ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट भी है। अगर किसी कस्टमर का बिल $100 से ज़्यादा बनता है, तो उसको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर किसी कस्टमर का बिल $50 से $99.99 के बीच बनता है, तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने टोटल जो आपका बिल बनता है वो सिर्फ $50 से कम का अगर बनता है, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर लूप की जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, मान लो कोई कस्टमर बोल रहा है मेरे को 10 आइटम खरीदना है, हर एक आइटम का अलग अलग रेंज है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आइटम्स है, सबका अलग अलग प्राइस है। तो अब यहाँ पे 10 तक हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक आइटम के लिए लूप चला के प्राइस पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और 10 आइटम है तो 10 बार लूप चलेगा, 15 आइटम्स है तो 15 बार लूप चलेगा, 30 आइटम्स है तो 30 टाइम्स लूप चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजर से ही पूछेंगे कि भाई तुम कितना सामान खरीदना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नम आइटम्स नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और यूजर से ही पूछना है। तो जब यूजर से पूछते हैं तो कौन सा फंक्शन लगाते हैं, इनपुट फंक्शन। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इंट इनपुट और यूजर से बोलेंगे कि भैया बताइए कितना सामान आपको खरीदना है। सो एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड, ठीक है। इसके बाद ये तो हमें यूजर बता देगा कितने आइटम्स खरीदना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टोटल प्राइस नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और इसकी वैल्यू रख रही हूँ 0। ये क्यों रख रही हूँ अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब उसके बाद देखो, जैसे मान लो यूजर क्या बोलता है यहाँ पे, मैं पहले छोटा सा नंबर ले रही हूँ, जैसे मान लो 3 आइटम्स मुझे खरीदना है, ठीक है। तो सबसे पहले लूप चलेगा पहले आइटम के लिए और पूछेगा ये जो पहले आइटम है इसका रेट कितना है। तो मान लो पहले आइटम का रेट है 100 रुपए। फिर लूप चला दूसरे आइटम के लिए, पूछा कितने का है, तो मान लो 50 रुपए। फिर तीसरी बार लूप चला तीसरे आइटम के लिए, वो कितने का था, तो वो मान लो 150 रुपए का था, राइट। तो अब जब मैं टोटल बिल बनाऊंगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस 50 प्लस 150 करना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये बिल कितने का बनेगा, 300 रुपीज का मेरा बिल बनेगा। तो ये जो टोटल प्राइस को अभी मैंने 0 लिखा है, इसमें क्या होता जाएगा, 0 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 150, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस को अभी लिखा है। और अब यहाँ पे लगेगा फॉर लूप, तो फॉर आई इन रेंज, रेंज हम कहाँ से कहाँ तक देंगे, जितने नंबर ऑफ हमारे आइटम्स होंगे उतना तक हमको रेंज देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा नम आइटम्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप के अंदर जब हम आ गए तो यहाँ पे प्राइस नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी और यहाँ पे हम लोग, प्राइस तो कुछ भी हो सकता है, प्राइस की वैल्यू हो सकता है कि किसी ने 99.9 रुपीज का खरीदा हो, राइट। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वो वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लोट और यूजर से ही पूछना है कि भाई कितने का खरीदे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और लिखेंगे एंटर द प्राइस ऑफ द आइटम, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही वो प्राइस एंटर कर देगा यूजर, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस
इज इक्वल टू, ऊपर में जो मैंने टोटल प्राइस बना के रखा है जिसके अंदर अभी वैल्यू 0 है, प्लस कर देंगे प्राइस को, और उसके बाद आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे ताकि इटरेशन जो है वो यहाँ पे होता रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्राइस और यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, राइट। मैं इतना बस कोड अभी रन करके दिखा रही हूँ। मान लो 3 आइटम परचेज किया, तो अब देखो लूप चलना यहाँ से चालू हो गया। अभी सबसे पहले हम कहाँ पे आए इस कोड पे, यहाँ पे इस लाइन में हम लोग, हमसे पूछ रहा कितना नंबर ऑफ आइटम परचेज करना है, हमने डाला 3। अब यहाँ पे अगली लाइन में बढ़ा, तो अब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज नम आइटम्स, तो अब हम लोग इस लूप के अंदर चले गए। पहली बार लूप चला तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंटर द प्राइस ऑफ द आइटम। तो मैं पहले प्राइस का आइटम डाल देती हूँ मान लो 100 रुपए, अगले का डाल देती हूँ मान लो 50.1 रुपीज, तीसरे का डाल देती हूँ मान लो 152.6। तो यहाँ तक हमारा जो कोड था ये अभी तक समझ में आया होगा। अभी हमने सिर्फ इतना किया है, यूजर से पूछा है भाई तुमको कितना सामान खरीदना है और हर एक सामान का कितना प्राइस है, ये हमने अभी तक पूछा है। लेकिन अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हम लोगों को डिस्काउंट भी देना है, राइट। तो डिस्काउंट कब मिलेगा, अगर आपका बिल $100 के ऊपर बनता है, उससे ज्यादा बनेगा या $100 के करीब बनेगा तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे डिस्काउंट की बारी आ गई है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, i इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इफ एल्स कंडीशन। तो सबसे पहला इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे जो टोटल प्राइस है अगर वो 100 रुपए या उससे ज्यादा होता है, मतलब $100 से ज्यादा होता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 10%, मतलब 0.1 होगा 10%, इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, टोटल प्राइस का, और फिर माइनस करके फाइनल प्राइस निकालना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिख देते हैं, एलिफ टोटल प्राइस अगर $50 से बराबर या इक्वल टू होगा $50 से, या तो $50 आपका बिल बने या फिर 99 या फिर लेस देन $100, तो इस केस में आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 5%। 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 5% को लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टोटल प्राइस, टोटल अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। अब अगर मान लो कि एल्स, अगर ये कुछ भी नहीं होता इस सिनेरियो में तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू हो गया आपका 0। अब फाइनल बिल आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल बिल नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी। टोटल बिल में टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, ऐसे ही तो होता है, जितना बिल बनता है उससे जितना भी डिस्काउंट होता है वो माइनस कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा माइनस। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट सबसे पहले लिख लेते हैं सब टोटल कि आपको कितने पैसे देने हैं, और यहाँ पे करवा लेते हैं टोटल प्राइस, ठीक है, और टोटल बिल करवा लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं। तो देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको समझाऊंगी भी। मान लो 3 आइटम्स हम परचेज करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब पूछ रहा है कि पहले आइटम का प्राइस कितना है। पहले आइटम का प्राइस है मान लो $100, दूसरे आइटम का प्राइस है मान लो $54.6, तीसरा आइटम का प्राइस है लेट्स सपोज $45.6। तो टोटल यहाँ पे हमारा सब टोटल क्या हो गया, विल आपका पूरा जो एग्जैक्ट आपको अमाउंट देना है वो देना है 180.799, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हुआ कैसे, इसको समझना कोड को। सबसे पहले हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने डाल दिया यहाँ पे 3, राइट। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 3 डाला तो अब हम कहाँ पे आ गए, पहली बार लूप चला, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या दिया यहाँ पे प्राइस, पहला प्राइस दिया 100, दूसरा 54.6, तीसरा 45.6। पहला हमने दिया 100, 54.6 और 45.6, ठीक है। तो यहां से निकल गया हमारा क्या, टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस अगर इसको करोगे तो ये होगा 2
देन 1 5 4 9 10 1 5 4 9 10 11, तो 100.2 समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा। तो हम इस इफ कंडीशन में आए, जैसे हम इफ इस कंडीशन में आए तो 110.2 क्या 100 से बड़ा है? डेफिनेटली 100 से बड़ा है, तो ये वाली इफ कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब इसको कितना मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे इसका डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, और जैसे ही इस इफ कंडीशन ट्रू हुई, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, हम आ गए यहाँ पे लूप के बाहर, और यहाँ पे आ गया टोटल बिल, टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट हुआ। तो अब इस यूजर को आपका जो भी XYZ आपका बिल बना था 180.799 रुपीज कुछ इसको देना था, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता। अब आप इसको एक बार फिर से रन करके देखिए। मान लो इस बार मैं 5 आइटम्स खरीदना चाहती हूँ। पहले आइटम का प्राइस है 100 रुपए, फिर है 200 रुपए, देन 300 रुपए, 400 रुपए और मान लो 500 रुपए, ठीक है। तो ये टोटल प्राइस कितना था आपका? अगर आप इसको प्लस करोगे 54993 कितना होगा? 12 12 टू 14 और ये 1500, ठीक है। 1500 का इसका टोटल डॉलर का बिल बना। हम इस इफ कंडीशन में आए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 1500 इज ग्रेटर देन 100, यस डेफिनेटली ये सही है। तो 1500 का अगर हम लोग 10% निकालें तो कितना होगा? तो यहाँ पे ये होगा 150 रुपीज। तो जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हुई, हम बाहर आए, टोटल बिल में गए, तो टोटल प्राइस कितना था? 1500 रुपीज था टोटल प्राइस। और इस 1500 रुपीज में से माइनस अगर हम लोग 150 रुपए कर देते हैं, तो हम लोग को कितना मिलेगा रिजल्ट? 1350 आपका टोटल बिल बना, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, जहां पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझ लिया कि फॉर लूप कैसे काम करता है, और इसी में हमने इफ एलिफ एल्स को भी लगा दिया। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जब खुद से बनाओगे तो और मजा आएगा, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। अब पाइथन में ना एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ये क्या होता है इसको समझते हैं। जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं फॉर लूप में, तब हम लोग लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं। जब हमारी कंडीशन जो हम चाहते थे वो हो गया अगर, तो हम चाहेंगे कि लूप जो है वो रुक जाए। देखो कोई भी चीज अगर बार बार चलती है तो आप या तो उसको बार बार चलाना चाहते हो, कंटिन्यू रखना चाहते हो, या तो उसको स्टॉप करके ब्रेक करना चाहते हो। तो ये दो स्टेटमेंट होती है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। कैसे काम करती है इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 5, इसका मतलब हमने फॉर लूप लगाया है जिसकी रेंज क्या है? 5 तक वो चलेगा, 0 1 2 3 4 5। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगाई है। इसके अंदर लिखा है आई की वैल्यू इक्वल इक्वल 3, और जैसे ही इस कंडीशन के अंदर हम जाएंगे तो ये जो हमारा लूप है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। समझना है इसको। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हुई, हम आए इस इफ के अंदर। इफ के अंदर जैसे ही आए तो क्या 0 3 के बराबर है? क्या नहीं है। ये इफ कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इसके बाहर आ गए, तो प्रिंट लिखा था आई, मतलब 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगली बार फिर से लूप चला, अब आई की वैल्यू हो गई 1। 1 क्या 3 के बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पे फिर से ये इफ कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो चुका। अब फिर से लूप चला, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब 2 क्या 3 के बराबर है? तो ये वाली इफ कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। अब जैसे ही इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 2। अब अगली बार फिर से लूप चला, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। हम इस इफ कंडीशन के आए, अंदर आए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 3 इक्वल इक्वल 3। 3 क्या 3 के बराबर है? 100%, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, देखो यहाँ पे लिखा था ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक लग गया और हमारा लूप यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ पे 3 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही हमारा लूप जो है वो उस पर ब्रेक लग गया और वो लूप हमारा रुक चुका है। तो जब भी आपको कभी कोई कंडीशन मीट हो जाती है और आपको लूप को रोकना है, टर्मिनेट करना है, वहां पे आप यूज करते हैं किसका? ब्रेक स्टेटमेंट का, राइट। ठीक इसका ऑपोजिट होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम गोज टू द नेक्स्ट इटरेशन। नाम से ही समझ में आता है कि ये कंटिन्यू करेगा लूप को, राइट। अब देखो वही एग्जाम्पल, इसमें थोड़े से चेंजेस है। फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। अब आई की सबसे पहले वैल्यू हो गई 0। हम जैसे ही 0 हुई इफ कंडीशन के अंदर आए तो इफ कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 0 तो 3 के बराबर नहीं है, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे देखो लूप क्या लिखा है, इसके अंदर हम गए नहीं, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया आई, मतलब आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। फिर से लूप चला, अब लूप की वैल्यू आ गई 2, तो 2 क्या 3 के बराबर है? फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई।
अब यहाँ पे फिर कंडीशन जो है 3 इज इक्वल 3, तो 3 क्या 3 के बराबर है क्या? हाँ, अब 3 के बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू। और जैसे ही आपकी इफ कंडीशन ट्रू हुई, ये लूप यहाँ पे कंटिन्यू रखा। पहले क्या हो रहा था, टूट जा रहा था लूप, लेकिन अब लूप यहाँ पे कंटिन्यू है। 3 इक्वल 3 हुआ, लूप फिर से कंटिन्यू हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 4। जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 क्या 3 के बराबर है? नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स और प्रिंट हो गया यहाँ पे 4। तो ये पूरा हमारा लूप चला और उसके बाद फाइनल एट लास्ट प्रिंट हो गया आई एम लर्निंग पाइथन। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू आपकी कंडीशन जो है इसको क्या करता है, लूप को बार बार इटरेट करता रहता है कि लूप जो है वो चलता रहे। तो इस तरीके से काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर लूप इन पाइथन? A, to define a function, B, to iterate over a sequence or collection, C, to perform arithmetic operation, या D, to make conditional statements। इनमें से सही जवाब क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कौन से ऐसे लर्नर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से। तो मुझे जवाब इसका जरूर दीजिएगा। दूसरे में यहाँ पे देखो एक कोड लिखा हुआ है, नंबर्स नाम से एक वेरिएबल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिस्ट में है। अब आपके पास यहाँ फॉर लूप लगा है। अब इसमें से मुझे बताइएगा, इस कोड को अपने जुपिटर नोटबुक में रन करना और बताना कि ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो मुझे आप लोगों के जवाब का जरूर इंतजार होता है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ कि बहुत सारे लर्नर्स जो पढ़ चुके हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं कंपनीज में, तो उसके लिए आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं द iskill.founders, जहाँ पे मैं और निशांत भैया आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज जो हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पे हायरिंग्स है, वो भी अगर आपको पता करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम स्टोरीज या पोस्ट के थ्रू आपको पता चलते रहेगा कि कहाँ पे कौन सी हायरिंग्स है और लेटेस्ट न्यूज़ आपको पता चलते रहेगी। तो इंस्टाग्राम पे आप iskill.founders में मेरे साथ और निशांत भैया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आज का डेटा क्यूरियस माइंड में हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में, वॉलमार्ट, जिसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। वॉलमार्ट एक बेसिकली अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि सुपरमार्केट, सुपर सेंटर्स या हाइपर मार्केट्स के थ्रू काम करती है। वॉलमार्ट ने अगर हम लोग 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो वॉलमार्ट के 10,586 क्लब्स और स्टोर्स हैं, 24 कंट्रीज में ये अवेलेबल है और 46 डिफरेंट नेम्स के साथ काम करता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कहा जाता है वॉलमार्ट, जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये, अगर हम लोग यूएसए में बात करें, कनाडा में, तो वॉलमार्ट डी मैक्सिको के नाम से जाना जाता है कनाडा में, राइट। इंडिया में जो है इस वॉलमार्ट कंपनी ने जो हमारा फ्लिपकार्ट था इसको अक्वायर कर लिया, तो इंडिया में ये वॉलमार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का रेवेन्यू अकेले ही अगर हम देखें 2023 में 61,130 करोड़ यूएस डॉलर में है। और एक यूएस डॉलर में आप जानते हैं आज की डेट में 81-82 रुपीस के अराउंड होते हैं। तो कितनी बड़ी ये कंपनी है जिसके फाउंडर्स सैम वॉल्टन और बड वॉल्टन थे। अब यहाँ पे ये कंपनी कैसे आजकल एआई को यूज कर रही है, तो एक जो कंपनी है, आप समझ सकते हैं फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को अगर इंडिया में इसने खरीदा है तो ये कंपनी बहुत ही ज्यादा तरीके से यूज कर रही है आज की डेट में जनरेटिव एआई को। जब हम लोग बात करते हैं ग्रोसरी की रेगुलर बेसिस में, देखो जब आपको मम्मी घर से बोलती है ना कि जा ये सामान लेके आ जा, राइट, तो क्या करती है, आपको बोल देती है, आपको आवाज देती है, आपका नाम लेके बुलाती है और बोलती है जाओ ये चीज खरीद के लेके आ जाओ, मेरे को मिर्ची पाउडर चाहिए, लेट्स सपोज मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, मुझे पनीर चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, एक लिस्ट आपको बोल देती है और वो लिस्ट जाके आप दुकान वाले को बोलते हैं और वो सामान आपको देता है। आज की डेट में हम लोग जाते हैं, सर्च करके टाइप करते हैं, लेकिन जनरेटिव एआई की मदद से वॉलमार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है वॉइस ऑर्डर सर्विस। जैसे मम्मी आपको बोल रही है ना ये चाहिए, ठीक वैसे ही आप जाएंगे वॉलमार्ट में, अपना वॉइस ऑर्डर सर्विस को ऑन करेंगे जो कि एआई बेस्ड है, और वहां पे आप जाके बोल देंगे, जैसे यहाँ लिखा है, हे गूगल प्लीज ऐड अ डजन ऑफ एग्स टू माई कार्ट, हे गूगल प्लीज ऐड सर्टन वेजिटेबल्स ऑन माई कार्ट। तो जैसे हम लोग बोल के बात करते हैं, अब आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी जनरेटिव एआई की मदद से वॉलमार्ट में ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जहां पे आप बातचीत करके ही अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर लोगे, राइट। अब यहाँ पे ये जो फोर्ब्स है कि किस तरीके से आप यहाँ पे दिस ऑल्सो अ टेक्स्ट टू शॉप फीचर दैट कस्टमर्स आस्क फॉर, राइट,
कि आप यहाँ पे कन्वर्सेशनल एआई की मदद से अपने आइटम में ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। ये सारी एआई बेस्ड चीज़ें जो है ये यहाँ पे वर्क हो रही है। आप सोचो कस्टमर एक्सपीरियंस कितना ईज़ी बन जाएगा। एक 5 साल का बच्चा भी है, उसको सिर्फ़ नाम लेना रहेगा कि इसको क्या-क्या चाहिए और उसका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। या फिर वो सीनियर सिटीज़न्स जो इतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होते हैं, वो एक बटन दबाएँगे एआई की मदद से, एआई जो है ह्यूमन की वॉइस को अंडरस्टैंड करेगा और कार्ट्स में जाके प्रोडक्ट को ऐड कर देगा। तो ये ऑलरेडी वॉलमार्ट कर रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग द वॉलमार्ट राइट नाउ इज़ डूइंग इन स्पेस ऑफ द जनरेटिव एआई। अब ये जनरेटिव एआई की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा यूज़ होता है जो हमें हेल्प करता है और एनएलपी जो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डेटा साइंस का वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इसके लिए। अब आज जैसा कि मैंने कहा कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर लूँगी, आप लोग जो सवाल पूछते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, कैन अ आर्ट स्टूडेंट डू डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस? तो इसका जवाब है, देखो ये जो स्ट्रीम है ना आर्ट्स, इसका मतलब ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि अभी तक आपका कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको मन में कहीं न कहीं डर, एक घबराहट होगी कि मैं आर्ट्स से हूँ, तो क्या मैं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स कर सकती हूँ या नहीं कर सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी। आपको प्रैक्टिस कोडिंग के लिए समय देना पड़ेगा और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जहाँ पे लोगों ने आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हुए डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की जॉब को क्रैक किया है। अगर आप सही तरीके से स्टडी करते हैं, फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनिटली आपका बैकग्राउंड चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप इज़िली डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मेहनत ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सो गाइज़ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक जो होमवर्क मैंने दिए हैं 2 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, मुझे ज़रूर बताइएगा, जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट्स पे। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर पे।